हाय स्टूडेंट, मैं सुनील सागर और आज मैं लेकर आया हूं आप लोग के लिए एक नया टॉपिक, केमिस्ट्री का बड़ा ही लाजवाब टॉपिक, जिसको हम लोग कहते हैं वैलेंसी, या उसी को हम लोग कहते हैं हिंदी में संयोजकता। ठीक है, तो लेट ना करते हुए फट से हम लोग स्टार्ट करते हैं। संयोजकता, या इसी को हम लोग इंग्लिश में बोला जाता है वैलेंसी। संयोजकता को पढ़ने से पहले जरा हम लोग समझते हैं कि भाई ये केमिस्ट्री है क्या चीज। ठीक है ना, हम लोग बात करते हैं किसकी, केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री का मतलब होता है ना, अब देखिए आपके माँ बाप हैं, आपके भाई बहन हैं, आपके फ्रेंड हैं, आपके दोस्त हैं, आपके और भी बहुत फ्रेंड हैं। ठीक है ना, आप समझ रहे हैं किस फ्रेंड की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आपस में आप लोगों के बीच में जो दोस्ती होती है ना, ठीक है ना, एक केमिस्ट्री बनती है। एक फ्रेंड और दूसरे फ्रेंड में एक केमिस्ट्री तैयार होती है। ठीक है ना, और ये सामाजिक जीवन की बात है। भाई सामाजिक जीवन में भी हमारे क्या चल रहा है, केमिस्ट्री चल रहा है। ठीक है ना, आदान प्रदान हो रहे हैं, लेन देन हो रहा है, सारी चीजें क्या हो रही हैं। और इसी प्रकार आपके माँ बाप के बीच, ठीक है, आपके और पिता के बीच में अलग केमिस्ट्री चल रही है, माँ बाप के बीच अलग केमिस्ट्री चल रही है। ठीक है, आपके बहन के साथ आपकी केमिस्ट्री अलग चल रही है। तो आप देख रहे हैं कि हर एक संबंधों में एक निश्चित क्राइटेरिया है। बिना क्राइटेरिया के कोई भी संबंध चलते नहीं है। ठीक उसी प्रकार क्या होती है, केमिस्ट्री होती है। केमिस्ट्री में सबसे मेन जो टॉपिक होता है वो होता है संयोजकता। परमाणु है, परमाणु संरचना है, ये सारी चीजें हैं जिसको हम लोग मैं अपने वीडियो के माध्यम से टॉपिक वाइज हर एक चैप्टर को मैं डालता रहूंगा और आप लोग इसका, ठीक है, एंजॉय करते रहिएगा। ठीक है ना, तो हम देखते हैं वैलेंसी जो है, एक्चुअल में वैलेंसी जो है वो वैलेंसिया नामक शब्द से बनी है। वैलेंसिया, और वैलेंसिया का मतलब होता है संयोजन की क्षमता। ठीक है ना, कि जितने भी आप जानते हैं कि 118 से लेके लगभग 120 तत्व हमारे पीरियोडिक टेबल में आ चुके हैं। यहाँ पे 118 से लेके 120 तत्वों की क्या हो चुकी है, खोज हो चुकी है। ठीक है, आपको भी पता है। अब क्या है कि हर एक तत्व का अपना अपना क्वालिटी है, हर एक तत्व के अपने अपने गुण है, हर एक तत्व की अपनी अपनी क्या है, संयोजकता होती है। हर एक तत्व की दूसरे तत्व से सहयोग करने की क्या होती है, क्षमता होती है। तो वैलेंसिया जो लैटिन वर्ड से आया था, लैटिन वर्ड से, जब वैलेंसिया शब्द जो आया वो आया लैटिन वर्ड से। ठीक है ना, लैटिन वर्ड। ठीक, और ये जो लैटिन वर्ड का मतलब होता था इस वैलेंसिया का, संयोजन की क्षमता। संयोजन की क्षमता। अब जरा ध्यान से सुनिए, मान लीजिए हमारे पास कोई भी तत्व है, चाहे हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रांसियम है, जितने भी तत्व हमारे पास मिले हुए हैं। ठीक है ना, वो जितने भी तत्व हैं उनकी संयोजकताएं क्या है, अलग अलग। उनका हर चीज से रिएक्शन करने का तरीका क्या है, अलग अलग है। ठीक है, तो वैलेंसिया का मतलब हो गया संयोजन की क्षमता। हर तत्व की अपनी क्या है, संयोजन की अलग अलग क्या है, क्षमता होती है और क्षमता पाई जाती है। ठीक है ना, अगर हम लोग ध्यान से देखें, ठीक है ना, तो इसकी एक ओल्ड डिफिनीशन आई थी। सबसे पहले जो वैज्ञानिकों ने अपना डिफिनीशन दिया था संयोजकता के बारे में, इन्होंने ये कहा था कि कोई भी तत्व, ठीक है ना, हाइड्रोजन के साथ जितनी संख्या में जुड़ेगा वही उसकी क्या कहलाएगी, संयोजकता कहलाएगी। बात को ध्यान से सुनिएगा, कोई भी तत्व हाइड्रोजन के साथ जितनी संख्या में जुटेगा वही उसकी क्या कहलाएगी, संख्या कहलाएगी। जैसे मान लीजिए हम कह रहे हैं कि भाई HCl, तो अभी ये जो तत्व है वो हाइड्रोजन के साथ कितनी संख्या में, एक संख्या में है। ठीक है ना, या हम इसको कह सकते हैं कि भाई इसकी संयोजकता कितनी है, एक है। चलिए बात समझ में आ गई कि किसी तत्व के साथ जितने संख्या में हाइड्रोजन रहेगा वही उसकी क्या कहलाएगी, संयोजकता कहलाएगी। इसी प्रकार अगर हम देखें तो हमारे पास H2O भी है। ठीक है, तो हम इसकी भी संयोजकता दे सकते हैं। भाई यहाँ पे ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी है, 2 है। बात समझ में आ गया। ठीक है ना, यहाँ पे फिर हमने क्या ले लिया भाई, NH3 ले लिया। यहां भी हम नाइट्रोजन की संयोजकता बड़े आसानी से दे सकते हैं और हम बता सकते हैं कि नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होती है, 3 होती है। क्यों? क्योंकि इसके साथ 3 हाइड्रोजन क्या हुए हैं, लगे हुए हैं। इस ओल्ड डिफिनीशन से, जो ये पुरानी वाली डिफिनीशन दी गई थी, ठीक है ना, इससे बहुत ज्यादा तत्वों का हम वैलेंसी ज्ञात नहीं कर पाए और हम उसकी संयोजकता ज्ञात नहीं कर पाए। क्योंकि अगर यहीं पे हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, तो अब जरा ये बताइए
ए में हाइड्रोजन तो है ही नहीं है। जब इसमें हाइड्रोजन नहीं है तो हम उसकी संयोजकता कैसे बता सकते हैं? ठीक है ना। तो बाद में जैसे जैसे खोज होती चली गई तो ऐसे वैसे पता चला कि ये ऐसा है। ये डिफिनीशन तो क्या हो जाएगी हर कंपाउंड के लिए और हर यौगिक के लिए। ये जो ओल्ड डिफिनीशन आई है कि कोई भी तत्व के साथ जितना हाइड्रोजन लगा रहेगा वही उसकी संयोजकता होगी, ये क्या हो गया, गलत हो गया। तो ये ओल्ड डिफिनीशन को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया और इसके जगह एक नई डिफिनीशन ले आई गई जो कि एडवांस डिफिनीशन या मॉडर्न डिफिनीशन कहलाती है। किसकी संयोजकता थी? और वो था इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट ऑफ थियरी। इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट ऑफ थियरी, ठीक है ना। आप लोग को पता है कि पहले धीरे धीरे एटम की खोज हुई थी। एटम की खोज होते होते फिर इसकी संरचना का ज्ञान किया गया। थॉमसन का परमाणु मॉडल आया, उसके पहले डाल्टन ने अपना परमाणु मॉडल दिया था, फिर थॉमसन आए, फिर इन्होंने रदरफोर्ड ने अपना इस पर प्रयोग किया। इन्होंने अपना अल्फा कण पर प्रकीर्णन करके परमाणु के बारे में बताया और बताया कि किसी भी परमाणु के अंदर, हम डायरेक्ट वहां आते हैं जहां से आपको स्टार्ट है। बाकी एटम का टॉपिक हम आप बाद में पढ़ाकर एक नए चैप्टर में क्या करेंगे, एक नए वीडियो में आपके सामने अपलोड कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे रदरफोर्ड ने बोला कि भाई परमाणु के अंदर क्या होता है, एक मिडिल में नाभिक होता है जिसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है ना। और इसकी चारों तरफ क्या पाई जाती है, कक्षाएं पाई जाती हैं, ठीक है, जिनको हम इंग्लिश में ऑर्बिट कहते हैं, ठीक है। बीच में जो न्यूक्लियस होता है या पॉजिटिव चार्ज लिए हुए होता है, क्योंकि इसके अंदर किसी भी एटम के अंदर तीन चीजें मेन फंडामेंटल पार्टिकल्स होती हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है, ठीक है। इसको हम लोग उदासीन या न्यूट्रल कहते हैं, ठीक है। अब देखा जाए कि अगर किसी भी एटम के बारे में अगर हम बात करते हैं तो उसके बीच में एक क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, नाभिक कहते हैं, ठीक। इसके बाहर चारों तरफ क्या पाई जाती है, कक्षाएं पाई जाती है। इन कक्षाओं को हम लोग सेल भी कहते हैं, इसी को हम लोग हिंदी में कोश भी कहते हैं, इसी को इंग्लिश में ऑर्बिट भी कहते हैं, ठीक है। और इनके अंदर ऑर्बिटल पाए जाते हैं, ठीक है ना। अब जरा देखिए रदरफोर्ड ने कहा, ठीक है, कि भाई नाभिक किसी भी परमाणु के बीच में क्या होता है, नाभिक होता है और इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों ओर क्या करते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। ये बात तो हो गई कि भाई इलेक्ट्रॉन नाभिक के बीच में चारों तरफ क्या रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक। बात यहाँ पे आके रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल था ये फंस गया था, क्योंकि यहाँ पे एक वैज्ञानिक आ गए थे जिनका नाम था क्लार्क मैक्सवेल। वे वैद्युत गतिकी सिद्धांत पे अपना कार्य कर रहे थे और उन्होंने बताया, ठीक है ना, कि अगर कोई भी केंद्र के चारों तरफ, किसी भी केंद्र के चारों तरफ अगर कोई भी पार्टिकल मूव करती है तो ये एनर्जी का क्या करती है, उत्सर्जन करती है, ठीक है ना। एनर्जी का क्या करती है, उत्सर्जन करती है। और अगर ये उत्सर्जन करेगी तो इसकी कक्षाएं क्या होती जाएंगी, छोटी होती जाएंगी और एक समय ऐसा आएगा कि वो नाभिक में क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। जैसे मान लीजिए आप ही लोग हैं, आप लोगों से अगर हम कह दें कि भाई एक बड़ा सा रूम है, उसका एक चक्कर लगाइए 50 चक्कर, तो पहला चक्कर तो बड़ा टेढ़िया के ऐसे साइड के लगाएंगे, एकदम दीवाली से सट के लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, पूरा दीवार में सट के पहला चक्कर लगाएंगे, दूसर को तनिया ईंट के जाकर चक्कर लगाएंगे, ठीक है ना। लेकिन 3-4 चक्कर बाद एनर्जी आपकी क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी और धीरे धीरे बैठ के कहेंगे सर अब रहने दीजिए, अब हमारी सारी एनर्जी क्या हो गई है, खत्म हो गई है, ठीक है। तो सेम उसी प्रकार अगर एनर्जी खत्म होगी तो ये कण धीरे 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 कहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा। और रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल यही पे क्या होने लगा था, फंसने लगा था, फेल हो गया था। और इसलिए फेल हो गया था कि यहां पे कई प्रश्न उठा दिए गए कि पहला, क्लार्क मैक्सवेल ने कहा आपका इलेक्ट्रॉन भी हमारे सिद्धांत की तरह क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है, और ये भी चक्कर लगाएगा तो ये भी अपनी एनर्जी का क्या करेगा, उत्सर्जन करेगा। और बीच में प्लस चार्ज है और इस इलेक्ट्रॉन के पास क्या है, माइनस चार्ज है। और जब यह घूमते घूमते आएगा तब तो दोनों गले मिल जाएंगे, और जब गले मिलेंगे तो सारी कहानी क्या हो जाएगी भैया, खत्म। परमाणु ही पूरा क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो परमाणु का कंसेप्ट तो खत्म हो जाएगा। रदरफोर्ड यहां फंस गए पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे ये बता तो दिया कि नाभिक के चारों तरफ क्या है, नाभिक के चारों तरफ क्या पाई जाती हैं, कक्षाएं पाई जाती हैं, ठीक है। और इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। लेकिन प्रश्न यह उठा कि किस कक्षा में कितना चक्कर कौन इलेक्ट्रॉन लगाएगा, ये उनके चाचा बताएंगे। भाई ये भी तो बताना पड़ेगा ना, किस कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा। रदरफोर्ड इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं दे पाए थे कि किसमें कितना होगा। दूसरी बात,
कि अगर एनर्जी का उत्सर्जन कर रहा है तो एनर्जी का उत्सर्जन कैसे एटम कर रहा है, इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं मिली हमको। ये टॉपिक यहाँ अभी नहीं पढ़ना था, हमको ध्यान देना है कि यहाँ पे हमको बाहर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ठीक है। इसमें बाहर पहले वाले में हम रख देते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले में 8, तीसरे वाले में 18, चौथे वाले में कितना रखते हैं 32, पांचवें वाले में हम लोग रख देते हैं 25 दूनी हो गया 50, ठीक है। 6 36 दूनी 72, 7 7 49 दूनी कितना होता है 7 7 14 18 58, ठीक है। इतने इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इस तरीके से अरेंज रहते हैं। तो हमको संयोजकता में यह बताया गया कि भाई हम क्या करेंगे, किसी भी तत्व का सबसे बाहरी कोश का इलेक्ट्रॉन लेंगे, ठीक है, और बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन से हम उसकी संयोजकता को क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। और यहाँ पे 3 प्रकार की संयोजकता दी गई, ठीक है ना। एक को कहा गया वैद्युत संयोजक बंध, इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ठीक। अब जरा हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि वैद्युत संयोजक बंध क्या है। दूसरा होता है आपका सहसंयोजक बंध, इसको हम लोग कहते हैं कोवैलेंसी, और तीसरा होता है उप सहसंयोजक बंध, उप सहसंयोजक बंध जिसको हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, ठीक, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। हाँ सर, आइए हम देखते हैं यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड को, जिसको हम लोग वैद्युत संयोजक बंध कहते हैं, ठीक है ना। हम कुछ एग्जांपल से समझ लेते हैं कि क्या चीजें हैं। जिंदगी भर आप लोग एक चीज खाते आए हैं, अपना नमक और दूसरे का नमक, ठीक है ना। और यहां हम ले लेते हैं HCl, ठीक। अब जरा ध्यान से देखिए, ये जो सोडियम होता है वो अगर आप पीरियाडिक टेबल देखिए तो ये पीरियाडिक टेबल है आपका। यहां पे आपका फर्स्ट ए का एलिमेंट होता है, यहां पे आपका सेकंड ए का एलिमेंट होता है, यहां से फिर यहां तक तत्व जो होते हैं नहीं होते हैं, ये हो जाते हैं किसके, यहां से पी ब्लॉक स्टार्ट हो जाता है, इसको हम लोग एस ब्लॉक कहते हैं, ठीक है ना। ऐसे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में भरता हुआ एस ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। ऐसे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में भरता हुआ पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। इस बीच वाले जितने भी तत्व यहां तक होते हैं उनको हम डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। और सबसे लास्ट में जगह नहीं बचा था, खानदान से बाहर निकाल दिया गया, उसको हम लोग कहते हैं एफ ब्लॉक के तत्व, ठीक। तो अगर ध्यान से देखें तो ये जो सोडियम है वो यहां पे है फर्स्ट वाले में, यहां से है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ठीक है ना। ये पूरा है हमारा क्या पहला तत्व। और एक बात किसकी हो रही है, Cl की, और Cl यहां लास्ट से ना दूसरे नंबर पे है, यहां पे है। यहां पे तत्व है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन, ठीक है ना। तो ध्यान से देखा जाए तो ये जो F वाला है ना, ये राजा आदमी है। जो फर्स्ट ए वाले हैं वो कौन से हैं, वो राजा आदमी है। लेकिन क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं, हमेशा डोनेट करते हैं। अभी आप देखेंगे कैसे डोनेट करते हैं, ठीक है ना। ये जो क्लोरीन है ना, ये चोट्टा खानदान का है, ये चोट्टा खानदान से ताल्लुक रखता है, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन को चुरा के लेकर भागने की क्या पाई जाती है, क्षमता पाई जाती है। अभी आप देखेंगे हाइड्रोजन तो इसे ही आवारा एलिमेंट है। हाइड्रोजन को आप देखिएगा सबसे आवारा एलिमेंट पूरे केमिस्ट्री में हाइड्रोजन ही है, ठीक है ना। क्योंकि वो किसी भी तत्व के साथ क्या करता है, रिएक्शन कर लेता है और आराम से किसी भी कंपाउंड के साथ रिएक्ट करके और बड़े आराम से पड़ा रहता है, ठीक है ना। कोई भी मिल जाएगा इसको, तुरंत कहेगा हमको रिएक्शन करना है, ठीक है, और रिएक्शन कर लेता है और मेडिकल घूमने चला जाता है, ठीक है ना। कंपाउंड बना लेगा, ठीक है, गले मिल लेंगे सब, अब भागते चलते हैं सब। अब जरा यहाँ ध्यान से देखिए, हमारे पास है NaCl, ठीक है। हम जानते हैं कि इसके पास होता है 2, 8 और 1। क्यों, क्योंकि सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, एटॉमिक नंबर 11। क्लोरीन का यहां होता है 2, 8 और 7। ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना।
क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 17, ठीक है ना। बोरबरी के नियम के अनुसार हम इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को ऐसे भरते हैं। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो ये सबसे बाहरी कोष हमारा होगा सोडियम का, ठीक है ना, और ये सबसे बाहरी कोष होगा हमारा किसका, क्लोरीन का, ठीक है ना। होता क्या है कि यहां पर हर एक आदमी यहां पे, ठीक है ना, क्या बनना चाहता है, हर एक आदमी यहां पे स्टेबल होना चाहता है। आप भी स्टेबल होने के लिए क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसी प्रकार तत्व भी यहां अपने आप को स्टेबिलिटी को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। सोडियम चाहता है कि हमारे भी बाहरी कोष में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, क्योंकि जरा ध्यान से देखिए, हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया और बोरान हो गया। ये जो 5 तत्व आपको दिखाई दे रहे हैं, ये डुप्लेट नियम का पालन करते हैं। डुप्लेट का मतलब अगर इनके बाहरी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन भी रहते हैं तो भी ये क्या होते हैं, एकदम गुड होते हैं, ये एकदम खुश होते हैं, एकदम मस्त चदरा उदरा तान के सोए रहते हैं, ठीक है। ये डुप्लेट नियम का पालन करते हैं। इसके बाद जितने तत्व होते हैं वो डुप्लेट, कार्बन कहता है भैया न तो हम डुप्लेट नियम का पालन करेंगे, न तो हम अष्टक नियम का पालन करेंगे, हमको ढेर बचपन में नहीं पढ़ना है, हम अपना खुद से क्या बनाएंगे, बांध बनाएंगे, ठीक है ना। तो इसके बाद के जितने भी तत्व वो सभी किस नियम का पालन करते हैं, अष्टक नियम का। अगर इनके बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, ठीक है, तो इनका स्टेबिलिटी प्राप्त कर लेते हैं और ये अस्थायी हो जाते हैं और बड़े आराम से ये भी चैन सुख से अपनी जिंदगी क्या होते हैं, काटते रहते हैं। तो यहां देखा जाए अगर कि सोडियम चाहता है कि हमारे बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, ठीक है ना। क्लोरीन भी चाह रहा है कि हमारे बाहरी कोष में क्या हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। लेकिन बड़ा एक समस्या यह है, जरा ध्यान से देखिए कि अगर इस सोडियम को अपने बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन करना है तो इसको 7 इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं से चाहिए। 1 रुपया तो कोई देता नहीं है, 7 रुपया कहां से देगा, ठीक है ना। और अगर क्लोरीन को देखा जाए तो यहां पे 7 इलेक्ट्रॉन इसके बाहरी कोष में है, इसको अपना अष्टक कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, ठीक। तो आप देखे हैं बहुत आदमी ऐसे होते हैं ना, बहुत लड़का ऐसे होते हैं जो बियाह शादी करते हैं ना तो कहते हैं दहेजो हम ही से उल्टा ले लो, बियाह हमसे कर, कहते हैं कि नहीं कहते हैं, ठीक है ना। सेम हुए हाल है किसका, सोडियम का। ये कहता है कि हमको स्टेबल होना है, चाहे हम जैसे हो के, शादी करना है क्लोरीन से, चाहे हम जैसे करें, हम दहेज देकर करेंगे। तो ये क्या करता है, अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को क्या कर देता है, दान कर देता है। क्यों, क्योंकि इसके पास क्या है, मजबूरी है, साथ इसको कोई दे नहीं सकता है। और दूसरे को दिखाने के लिए कि हमारे पास पूरा 8 है, लोग क्या हो जाए, हमसे इंप्रेस हो जाए, तो हमारा बियाह का हो जाए। तो ये क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को क्या कर देता है, फट से दे देता है। जो ये क्लोरीन को अपना 1 इलेक्ट्रॉन दिया, अब जरा ध्यान से देखिए, ये 2 हो गया और 8 हो गया। अब तो इसके बाहरी कोष में कितना इलेक्ट्रॉन दिखाई देगा, 8 इलेक्ट्रॉन दिखाई देगा ना। तो ये तो स्टेबल हो गया और ये इलेक्ट्रॉन लेकर स्टेबल हो गया। ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया, पा लिया, ठीक है ना। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन पाकर क्या हो गया, स्टेबल हो गया। यहां हो गया 2, 8 और 8, ठीक। तो जो देता है, हम पहले से जानते हैं कि जो देता है उसको हम लोग प्लस कहते हैं, उस पर प्लस चार्ज आता है, और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उस पर कौन सा चार्ज आता है, माइनस चार्ज। अभी बताइए, हमको आप रोज 10 रुपया दें, ठीक है ना, तो ये बताइए आप फ्री में हमको दे रहे हैं, तो हमारे और आपके बीच में एक संबंध स्थापित हो जाएगा कि नहीं होगा, पक्का है, होगा, ठीक है ना। तो हम कभी आपको मना नहीं कर सकते, नहीं हमको पैसा ना दीजिए, क्योंकि आप तो हमको दे रहे हैं, हमको लाभ मिल रहा है, ठीक है। तो सोडियम जब क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन देता है तो इनके बीच में एक संबंध स्थापित हो जाता है, एक रिलेशन बन जाता है, और उसी रिलेशन को हम लोग कहते हैं वैद्युत संयोजक बंध। क्या कहते हैं, वैद्युत संयोजक बंध, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ये बन गया क्या हमारा, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। वैद्युत संयोजक बंध इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक पर प्लस चार्ज आ गया और एक पर क्या आ गया, माइनस चार्ज आ गया। तो हम यहां देख रहे हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन को देने वाला है और 1 इलेक्ट्रॉन को क्या है, ग्रहण करने वाला है। तो जो इलेक्ट्रॉन को देता है उसको हम डोनर कहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उसको हम क्या कहते हैं, ग्राही करते हैं। यहां पे सोडियम एज ए डोनर का काम कर रहा है, ठीक है ना, लेकिन केवल 1 इलेक्ट्रॉन। अभी यहां पर भी डोनर और रिसेप्टर का कंसेप्ट आएगा, ठीक है, लेकिन वहां पर लोन पेयर दिया जाता है, और हम लोग यहां सीखेंगे कि लोन पेयर हम किसको कहते हैं इस वाले टॉपिक में। यहां पे देखा जाए तो ये डोनर हो गया
और ये क्या हो गया, एक्सेप्टर हो गया। और डोनर और एक्सेप्टर की वजह से दो जो बांड बनता है, ठीक है ना, उस पर एक प्लस आता है और एक तरफ माइनस आता है। ऐसे बांड को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत संयोजक बंध कहते हैं। सहसंयोजक बंध और उप सहसंयोजक बंध हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। और आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, थैंक्स। ओके।